हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी के साइंस एंड टेक के पीवाईक्यूज। अब आप देखने जाओ तो साइंस एंड टेक का एक पैटर्न है कि कई बार वो मतलब बायोटेक्नोलॉजी से, स्पेस से, या कई बार डिजीज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। क्लियर। और साइंस में एक चीज़ ऑलवेज याद रखना कि एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड होगा कि आप काफ़ी सारे क्वेश्चन एक लॉजिक के बेस पे भी कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों का मतलब ये इशू आता है कि इसके या कंसर्न होगा कि सर हमारा तो साइंस बैकग्राउंड है नहीं, हम कॉमर्स वाले हैं या हम आर्ट्स वाले हैं, तो साइंस के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करें। ओके। तो जैसे हमने अब पॉलिटी का पीवाईक्यू खत्म किया था जिसमें हमने एक पैटर्न देखा, हमने एक एलिमिनेशन यूज़ किया था, वैसे ही कहना कि हम लोग यहाँ पे साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का एक पैटर्न या एक मेथड को हम डिकोड करने की ट्राई करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2013 के पीवाईक्यू के साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी which is genetic engineering allows gene to be transferred। अब देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि ऑल्टरेशंस और वेरिएशंस इन द डीएनए। क्लियर। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब रिकम्बाइन करना है डीएनए को, तो उसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि अज्यूम करो कि ये एक पर्टिकुलर राइट, सपोज ये कोई एक एक्स एनिमल का डीएनए है। ओके। और ये एक वाई एनिमल का डीएनए। क्लियर। अब इसमें कुछ फीचर होंगे और इसके अंदर कुछ फीचर होंगे। क्लियर। यह हम सब ने सुना होगा जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो राइट, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पता है कि इतना सेक्शन जो है वो कट करके निकालेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डीएनए। तो चलो ये कट सेक्शन हो गया। क्लियर है। और इतना एक पर्टिकुलर यहां से हम लोग कट करेंगे फ्रॉम वाई डीएनए। अब मैं यहां पे ये करूंगा कि अब मैं यहां पे ये दोनों को कंबाइन करूंगा। क्लियर। तो कहना इसे मेरा मॉडिफाइड डीएनए कुछ ऐसा होगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये जो मेरा मॉडिफाइड डीए बना या जो भी मैंने एडिटिंग किया है, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या पूछा है कि अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। यस, तो हम दो प्लांट के स्पीसीज को हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। यस, तो ये तो सही है। क्लियर। तो ये ऑप्शन तो सही है। फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, यस ये सही, ये चीज भी पॉसिबल है। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स, यस, तो इसका आंसर क्या आएगा डी, 1 2 एंड 3 ओनली। क्लियर। तो यहां पे सिर्फ आपको वो कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्ट का मतलब क्या है। सो बेस्ड ऑन दैट आप उसका ये एप्लीकेशन देख सकते हो। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Improper handling and storage of cereal grains and oilseeds results in the production of toxins known as alpha toxins, which are not generally destroyed by normal cooking process. Alpha toxins are produced by, so अब देखने जाओ what do you mean by alpha toxins। पहले तो alpha toxins मतलब it is the one kind of, बोल सकते हो ऐसा टॉक्सिन है जो कार्सिनोजेनिक इन नेचर है। पहली चीज। ओके। सो अल्फा टॉक्सिन जो है इट इज अ कार्सिनोजेनिक इन नेचर। दूसरा, इट कैन कॉज यू लिवर कैंसर। ओके। और दूसरी चीज यहां पे ये होगी कि अल्फा टॉक्सिन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे अगर आप इम्प्रॉपर स्टोरेज मतलब कि सब अज्यूम करो कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। ओके। या फिर बोल सकते हो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो ऐसे केस में ये अल्फा टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्लियर फ्रेंड्स। अब अल्फा टॉक्सिन जो है इट इज प्रोड्यूस बाय मोल्ड्स। इसका आंसर है सी, मोल्ड्स। मोल्ड्स जो है इट इज अ वन काइंड ऑफ फंगी। ओके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि
ऑल मोल्ड्स आर फंगी बट ऑल फंगी डज नॉट प्रोड्यूस मोल्ड्स, ये चीज भी याद रखना. सो मोल्ड इज अ वन काइंड ऑफ फंगी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा टॉक्सिन्स. क्लियर है? तो ये है इसका एनालिसिस. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग. ओके, अब टैटूइंग है तो बट ऑब्वियसली कि नीडल या इन्फेक्टेड नीडल जो है वो यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहे हो. तो कहना इसे कि अगर आप इन्फेक्टेड नीडल या बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में आते हो तो कौन कौन सी डिजीज यहाँ पे हो सकती है. सिंपल है, सिर्फ एक चीज देखो, पहला ही ऑप्शन क्या है, चिकनगुनिया. सो हमको पता है चिकनगुनिया जो है वो होता है थ्रू मॉस्किटो बाइट्स. ओके, तो चिकनगुनिया तो मतलब मॉस्किटो बाइट्स होगा, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फेक्टेड नीडल. सो ये तो चीज होगी नहीं. अब जस्ट आप सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन रेड एलिमिनेट रेड यूज द एलिमिनेशन टेक्निक और आंसर क्या आ गया, बी 2 and 3 ओनली. क्योंकि हमको पता ही है कि यस HIV एड्स जो है वो बॉडीली फ्लूइड से कांटेक्ट में आने से होता है. एंड यस सेम थिंग गोज विथ हेपेटाइटिस बी, फिर यहाँ पे हेपेटाइटिस सी. ये सारी चीज़ें भी आपकी जो है डिजीजेस वो यहाँ पे कॉज होगी बिकॉज ऑफ द बॉडीली फ्लूइड्स थ्रू टैटूइंग. समझ आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स. विच ऑफ द मिनरल्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. ओके, कि ऊपर दिए गए मतलब जो भी मिनरल्स उसमें कौन कौन सा मसल्स के लिए रिक्वायर्ड है. चलिए पहला पढ़ते हैं कैल्शियम. तो यस हमको पता है कि कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स टीथ. तो कैल्शियम तो हमको चाहिए ही चाहिए. सो अब देखो कौन कौन से ऑप्शन में यहाँ पे 1 है. तो यहाँ पे बी जो है वो हो जाएगा एलिमिनेट. क्लियर? दूसरा आयरन. तो यस हमको यहाँ पे चाहिए आयरन बी. क्यों? क्योंकि आयरन जो है ना वो यहाँ पे मायोग्लोबिन फॉर्म करता है. राइट? वो मायोग्लोबिन के अंदर आपको आयरन मिलेगा और ये जो मायोग्लोबिन है वो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और ये ऑक्सीजन बेसिकली हेल्प करता है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एवरीथिंग. तो यस आयरन भी आएगा. सब देखो 1 and 2. तो सिंपल मेरा आंसर आ गया यहाँ पे डी 1, 2 and 3. ओके, एंड सेम थिंग सोडियम भी आपको हेल्प करेगा ही फॉर द बोल सकते हो कि बॉडी लिक्विड फ्लूइड बैलेंस के लिए. राइट? तो इसका आंसर आएगा ऑल. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, fruits stored in the cold chamber exhibit longer storage life because. अब ऑप्शन पढ़ो ध्यान से कि अगर मैं कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, राइट, तो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है. क्यों? तो हाँ, इसका आंसर देखने जाओ तो सिंपल है कि देखो पहला क्या है कि एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड. नहीं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट इज इंक्रीज्ड. नहीं. द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड. यस. एंड देयर इज एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी. नहीं. अब देखो हमको पता है कि फ्रूट जो इट इज अ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, राइट. तो अगर वो कंटिन्यूसली रेस्पायर करेंगे, एटमोस्फियर के कांटेक्ट में रहते हैं, राइट, तो थ्रू रेस्पिरेशन दे ग्रो एंड दे राइपन. बट अगर मैं उसको एक कोल्ड चैम्बर में रखूंगा सो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी क्योंकि रेस्पिरेशन रेट यहाँ पे कम हो जाएगा. अब देखो जनरली यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो फ्रूट जो होता है ना, ओके, वो यहाँ पे वन काइंड ऑफ बोल सकते हो कि फ्रूट राइपनिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इथाइलिन. ओके, ये जो इथाइलिन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. तो अगर मैं फ्रूट्स को कोल्ड स्टोरेज में रखता हूं तो यहाँ पे राइपनिंग और ये जो इथाइलिन का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे क्या होगा, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड. क्लियर? एंड इसको हम लोग फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं इथाइलिन को. तो अगर आपको सपोज फ्यूचर एग्जाम में यह आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन,
ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? इट्स इथाइलिन। क्लियर? तो ये आप बोल सकते हैं दिस इज वन काइंड ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन, और ये एक इजी क्वेश्चन था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, बॉल बेरिंग्स आर यूज्ड इन बाइसिकल्स एंड कार्स बिकॉज, अब देखने जाओ बॉल बेरिंग जो है, कहना ऐसा कि मतलब वो कुछ ऐसा होगा कि ये एक इनर लेयर होगा, ये एक आउटर लेयर होगा, और यहाँ पे कहीं ना के बीच में यहाँ पे हम लोग ने बॉल बेरिंग को यूज किया होगा। राइट? तो ये सारे जो है वो बॉल बेरिंग्स है। क्लियर? अब देखो बॉल बेरिंग हम लोग यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्लेट जो होगी, राइट, इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड इसका, देखो ये बहुत मिनिमम एरिया ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे वो जो रोटेशनल फ्रिक्शन जो है वो उसको रिड्यूस करता है बॉल बेरिंग। प्लस यहाँ पे अगर ये सर्कल है, राइट, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट और ये वाला पॉइंट ही जो है वो कांटेक्ट में आएगा। राइट? तो यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है, राइट, एज कंपेयर टू प्लेन सरफेस। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, बिकॉज द एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज, तो नहीं, ये और डिक्रीज होता है। द इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इज इंक्रीज्ड, नहीं, द इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इज रिड्यूस्ड, यस इट इज रिड्यूस्ड, नन ऑफ द अबाउट, आंसर इज सी। राइट? क्योंकि देखो इसका जो रीजन जो है वो हमने यहाँ पे देख लिया है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे तुम्हारा कम हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो तुम्हारा जो रोटेशनल फ्रिक्शन जो है वो भी यहाँ पे कम हो जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिना: साइज ऑफ द सन एट डस्क, color of the sun at dawn, moon visible at dawn, twinkling of stars and pole star being visible in the sky। क्या पूछा है? Which of the above are the optical illusions? ओके, अब देखो शायद आपको लगता है कि ऑप्टिकल इल्यूजन्स मतलब क्या, कि मेरे को लगा कि वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा है या वो ये कलर का है, बट एक्चुअली दैट इज माई इल्यूजन, क्योंकि जो रियलिटी है वो कुछ अलग होगी। क्लियर? अभी आप देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द स्काई, राइट, सपोज ऑप्शन नंबर सिर्फ को स्टेटमेंट नंबर 4 देखो कि स्टार्स आर कंटिन्यूसली ट्विंकलिंग, बट हमको पता है कि स्टार जो है वो एक कांस्टेंट लाइट एमिट करता है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब बार बार मतलब वो कुछ फ्लैश लाइट होगी ऑन ऑफ पे कर रहा होगा, नहीं। तो ये जो हमको ट्विंकलिंग दिख रहा है, कैन आई इट इज अ वन काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन। सो जो जस्ट बेस कि हाँ ये 4 तो होगा ही होगा, पहली चीज। तो देखो यहाँ पे 4 जो है वो कौन कौन सा ऑप्शन में, तो आप देखोगे इट्स बी एंड वो सी के अंदर ही है, तो ये तो मतलब देखो डी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। क्लियर? तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं 50-50 पर तो आ ही चुका हूँ। यहाँ पे क्या है, बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे मतलब फिफ्थ क्वेश्चन, पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, तो हमको पता है कि पोल स्टार हमको विजिबल होता है कहीं ना कहीं वो मतलब नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, राइट? तो इट इज बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, राइट, या रोटेशन बोल सकते हो अर्थ का, नॉट बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल। तो फिफ्थ तो आएगा ही नहीं, इसका तो कोई रेलेवेंस नहीं है। तो देखो यहाँ पे फिफ्थ नहीं है, तो ये यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन बी निकल जाता है। सो ऑटोमेटिकली मैं आंसर पे आ गया 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। क्लियर? तो इसका आंसर क्यों दो, 1 में साइज ऑफ द सन एट डस्क, तो हमको पता ही है कि यार सन की साइज जो है वो हमको कहीं ना कहीं वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू दी डे या डे ऑफ द टाइम। दूसरा है कलर ऑफ द सन एट डॉन, कभी वो एकदम रेडिश जैसा दिखता है, राइट, तो क्यों रेडिश दिख रहा है। क्लियर? तो ये वो सब चीज़ बिकॉज इट इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन। इसका आंसर आएगा सी 1, 2 एंड 4। सो देखने जो यहाँ पे घबराने जैसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस में ही या कुछ आपको सिर्फ अगर 2 स्टेटमेंट में आपको पता है ना, राइट, बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिकल लॉजिक आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20, रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ द रेन, which of the following physical phenomena are responsible for this? ओके, कि रेनबो जो है वो यहाँ पे होगा
यहाँ पे क्या दिया है, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन? डिस्पर्जन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स। ये एक वाइट लाइट होगी, ओके, सपोज ये रेन ड्रॉप है, जैसे वाइट लाइट यहाँ पे आएगी तो वो यहाँ से वो डिस्पर्स हो जाएगा इन 7 कलर्स, जिसको हम कहते हैं विब्योर। तो यस, डिस्पर्जन तो आएगा ही। क्लियर है? रिफ्रैक्शन मतलब, रिफ्रैक्शन का मतलब होगा बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब कि अज्यूम करो कि यहाँ पे एक कोई पर्सन खड़ा है, राइट, ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज अ रिवर। अब एक्चुअली तुम देखने जाओ तो उसको यहाँ पे मतलब एक फिश दिख रही है, राइट, लेकिन एक्चुअली जो फिश होगी ना वो यहाँ पे होगी, लेकिन उसको दिख कहाँ पे रही है, यहाँ पर। तो ये जो मतलब यहाँ पे जो लाइट बैंड हुआ ना, उसको हम कहते हैं, बोल सकते हो कि रिफ्रैक्शन। ओके, एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब सिंपल है कि अगर ये सरफेस है, राइट, तो मतलब अगर यहाँ से मैं कोई लाइट मारा तो वो लाइट राइट इसके अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर देखने जाओ तो यस, यहाँ पे तीन फिनोमिना जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द रेनबो। ओके, तो इसका आंसर आएगा डी, 1, 2 एंड 3। ओके, सिंपल फिजिक्स का क्वेश्चन है ये आपको 7, 8 के एनसीईआरटी में आपको इजीली मिल सकता है। क्लियर? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डज नॉट ग्रो बिकॉज, कि अगर मैं एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर अगर मैं कोई प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, ओके, तो वो ग्रो नहीं करता कई बार। क्यों? पहला, द न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स। मैं अगर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ तो मैं सॉइल का न्यूट्रिएंट थोड़ा बहुत मैं चेक किया ही होगा, ओके, तो ये तो आएगा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द रूट्स हेयर ग्रिप न्यू सॉइल टू हार्ड, नहीं, वो उसका मतलब जब वो ग्री पे स्टार्ट है वो तो लूज होता है, नॉट वो ज़्यादा हार्ड होगा। क्लियर? तो ये भी नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द रूट हेड्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, यस, कि अगर मैं यहाँ से किसी प्लांट को निकाल रहा हूँ तो उसके जो रूट हेड्स होंगे वो टूट जाएंगे, ओके, एंड बाद में उसको मैं ट्रांसप्लांट करूंगा किसी और प्लेस पे, तो वो अगर उसका रूट हेड नहीं है तो वो कई बार ग्रो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये आ सकता है। लीव्स गेट डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटेशन, लीव्स का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है, लीव्स तो फिर से ग्रो हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर? अब देखो ये जो सारी चीजें हैं ना वो आपको किसी बुक्स में नहीं मिलती, ये आपका मतलब डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है कि आपका आपका मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है और आप अपनी आसपास की चीज़ों को कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर? तो दिस इज अबाउट साइंस एंड टेक क्वेश्चंस इन यूपीएससी। इट्स अबाउट द जनरल ऑब्जर्वेशंस इन द सोसाइटी, कि हम लोग जो डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो कैसे फंक्शन करती है, ओके, उसके बारे में वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? क्लियर? तो पहला यहाँ पे ये है कि वायरस लैक्स एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ द एनर्जी। तो यस, कि सिंपल एक चीज़ सोचो कि अगर मेरे पे किसी वायरस ने अटैक किया है, राइट, तो मेरी बॉडी वीक हो जाती है, राइट, आई डोंट बिकम स्ट्रोंगर, तो इसलिए वायरस जो है वो एंजाइम जनरेट नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो सही होगा ही होगा। पूछा क्या गया कि करेक्ट कौन सा है? देखो बेस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑप्शन नंबर बी तो निकल गया। क्लियर? वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। अज्यूम करते हैं कि भाई मेरे को नहीं पता है कि कौन से मीडियम से वो कल्चर हो सकता है। तीसरा, वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। अब नहीं, अब हमको पता है कि वायरस जो है इट कैन बी ट्रांसमिटेड इन टू वेज, यूजिंग बायोलॉजिकल वेक्टर एंड यूजिंग मैकेनिकल वेक्टर्स।
बायोलॉजिकल वेक्टर्स में क्या आएगा, आप बोल सकते हो कि मॉस्किटो, क्लियर, कि भाई मलेरिया का कोई वायरस है तो वो एक मॉस्किटो के अंदर, मतलब जैसे वो बाइट होगा तो अंदर से वो मॉस्किटो अपना एक जो सलाइव उसके जो मतलब वो ट्रांसफर कर देगा हमारा ब्लड के अंदर, तो ये हो जाएगा बायोलॉजिकल वेक्टर। मैकेनिकल वेक्टर्स मतलब बोल सकते हो कि फ्लाइज, मक्खियाँ, है ना, कि फ्लाइज अगर कोई इन्फेक्टेड मतलब स्वेज के ऊपर बैठी है या वेस्ट के ऊपर बैठी है जहाँ पे ये वायरस है, एंड बाद में वहाँ से फ्लाई जो है वो किसी और जगह पर जाकर बैठती है, राइट। एंड अगर आपने फ्लाई को ध्यान से ऑब्जर्व किया होता है, वो किसी भी सरफेस से बैठेगी तो जनरली वो अपने लेग्स को ऐसे ऐसे करती है, मतलब वहाँ से वो अपने वेक्टर्स जो है वायरस को वहाँ पे वो ड्रॉप करती है, तो ये हो जाएगा मैकेनिकल वेक्टर्स। ओके, तो ऐसे भी मतलब वायरस तो ट्रांसफर हो ही सकता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल, तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 तो गलत ही है। सो देखो सिंपल एलिमिनेशन के बेस पे यस मेरा आंसर आ गया ए, वन ओनली। क्लियर, सो देखो हमको यहाँ पे ऐसे अप्लाई करना है, क्लियर है। एंड देखने जाओ तो वायरस जो है यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो है इट इज ग्रोन इन अ लिविंग सेल, वो लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेगा, नॉट इन सिंथेटिक मीडियम। क्लियर, तो दिस इज अ थिंग, इसका आंसर आएगा ए, वन एंड वन ओनली। '95. The known forces of nature can be divided into four. That is gravitational force, electromagnetic force, weak nuclear force, and strong nuclear force. With reference to them, which one of the following statement is not correct? ओके, कि कौन सा ये चार फोर्स में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। चलिए पहला, ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर्स। अगर आप पहला ही स्टेटमेंट पढ़ लो, आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपको ये फोर्सेस के बारे में पता है तो हमको पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है, एंड जैसे ही मैं ये बाइंडिंग को तोड़ूंगा तो यहां से एक एनर्जी निकलेगी जिसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, क्योंकि ये बाइंडिंग ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी तो जो है वो यहाँ पे गलत, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। पूछा क्या है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर आता है ए। चलिए हम लोग फिर भी देखते हैं बाकी सारे ऑप्शंस, राइट। इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि पूछा गया है नॉट करेक्ट। बी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन एक्ट ऑन पार्टिकल्स विद इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यस ये स्टेटमेंट तो तुम्हारा सही है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ही होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज रेडियो एक्टिविटी, यस ये स्टेटमेंट भी यहां पे सही है। ओके, तीसरा, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये आपको मैंने अभी ही बताया, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पे सही है। पूछा गया है क्या है कौन सा नॉट इनकरेक्ट, तो आंसर क्या आएगा ए। क्लियर, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 96. The efforts to detect the Higgs boson particle have become frequent in the news in the recent past. Which are the importance or importances of discovering this particle? कि अब यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि व्हाट डू यू, पहले तो ये हिग्स बोसन पार्टिकल है क्या, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब हिग्स बोसन पार्टिकल जो है इट इज रिगार्डिंग द पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स मतलब क्या, कि आप देखने जाओ कि एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, या बोल सकते हो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जिसको बारे में हमको पता है, हमको पता है कि भाई एटम था, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है पार्टिकल फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन भी किस एलिमेंट से बना है। ओके, तो यहाँ पे क्वार्क आता है, एक्शंस आते हैं, न्यूट्रलिनोज आते हैं, न्यूट्रिनोज आते हैं, ये जो सारे पार्टिकल्स है उसको हम कहते हैं हिग्स बोसन पार्टिकल्स। मतलब ये पार्टिकल फिजिक्स में आएगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी किस पार्टिकल से बना है। ओके, तो उसका जो स्टडी है उसको हम कहेंगे हिग्स बोसन। क्लियर, सो अब देखना चाहो तो ये जो हिग्स पार्टिकल जो है, इफ आई टॉक अबाउट हिग्स, राइट, ये पहली बार 1960s में डिस्कवर हुआ था बाय पीटर हिग्स। क्लियर, दूसरा
कि ये जो पार्टिकल है इसको हम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। क्लियर? और ये जो है बेसिकली इट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, ये उन सब में ये हेल्प करेगा, राइट। और यहां पे क्या बोला गया है? हिग्स बोसन। ये जो हिग्स बोसन है, ये जो नाम हमने दिया, इट इज बेस्ड ऑन नेम ऑफ टू साइंटिस्ट। एक है पीटर हिग्स और दूसरा है सत्येंद्र नाथ बोस, जिनका कंट्रीब्यूशन था इस पार्टिकल में। तो बोस से आया बोसन और पीटर हिग्स से आया हिग, राइट। इसलिए इसको हिग्स बोसन पार्टिकल भी कहता है। क्लियर? अब ये जो चीज है उसको क्यों हमने कहते हैं? पहला क्या? इट विल एनेबल अस टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन सब का मास क्यों आ रहा है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ एक्शंस, न्यूट्रलिनोज, वो सबसे बना है। तो यस, रिसेंटली हमने देखा था कि 1990s में नासा ने डिस्कवर किया था कि न्यूट्रिनोज हैज सर्टेन मास, दो इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, बट मास तो है। तो यस, ये स्टेटमेंट तो आएगा ही आएगा। It will enable us in the near future to develop the technology of transferring matter from one point to another without traversing them physical space between them। ऐसे तो कुछ है ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। क्लियर है? एंड इट विल एनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल्स फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। नहीं, इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है। इसका आंसर आता है ए, वन ओनली। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा टफ कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं ये क्वेश्चन को, और ये है उसका एनालिसिस। क्लियर? चलिए, फिर आ रहा है माइक्रोरेजियल बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडिंग साइट्स बिकॉज। क्लियर? अब यहां पे देखने जाओ माइक्रोरेजियल बायोटेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले देखने जाओ व्हाट इज माइक्रोरेजियल या माइक्रोरिया। इट इज द वन काइंड ऑफ, सबसे पहले तो याद रखना कि इट इज अ वन काइंड ऑफ फंगी। क्लियर? और ये जो टेक्नोलॉजी है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। क्लियर? और यहां पे क्या बोला है कि माइक्रोरेजियल टेक्नोलॉजी has been used in rehabilitating degraded sites because the mycorrhiza enables the plants। अगर वो डिग्रेडेड साइट्स है, अगर वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसका मेन बेनिफिट यही है कि ये जो टाइप ऑफ फंगी है इट इज़ यूज इट हैज़ अ एबिलिटी टू रेजिस्ट ड्रॉट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया, और एब्जॉर्प्शन बढ़ाना, वाटर एब्जॉर्प्शन को, टॉलरेट एक्सट्रीम pH एंड रेजिस्ट इन्फेक्शन। इसका आंसर आएगा डी, 1, 2 एंड 3। ओके, और यही मतलब ये फंगी की खासियत है, राइट, कि वो ड्रॉट रेजिस्टेंस बनाने में हेल्प करेगा, पीएच लेवल वो टॉलरेट कर सकता है, टॉक्सिन्स लेवल पे मतलब उसको टॉलरेट कर सकता है। क्लियर? तो ये है इसका एनालिसिस। ओके, सो दैट्स इट फॉर 2013 साइंस एंड टेक PYQ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।